आप सभी का संगीताज एकेडमी में स्वागत है। और आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि चैप्टर नंबर 3 माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी इस चैप्टर के होंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये जो ग्रेड 6 की एनसीईआरटी की नई साइंस टेक्स्ट बुक आई है क्यूरियोसिटी, उसी का ये थर्ड चैप्टर है। और उसी के हम जो इंटरनल क्वेश्चंस है, मतलब चैप्टर के अंदर से जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो सकते थे उनको मैंने ढूंढ कर निकाला है। टोटल 42 क्वेश्चंस आपको मिले। तो इस सेशन को अगर आप देखेंगे तो आपको लगभग आइडिया मिल जाएगा कि इस चैप्टर में एक्चुअली है क्या चीज़। तो आपका एक क्विक रिविजन भी हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नोट डाउन करना हो तो आप बीच में वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको क्यूरियोसिटी जो टेक्स्ट बुक है ग्रेड 6 की साइंस की टेक्स्ट बुक, अगर आपको इसके रिलेटेड जितने भी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को सॉल्व फॉर्म में देखना हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना हो किसी चैप्टर का, या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखना हो किसी चैप्टर का, तो आपको मेरे चैनल से जुड़ना पड़ेगा, संगीताज एकेडमी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा ये वाला प्लेलिस्ट, क्यूरियोसिटी क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर आपको सभी कॉन्टेंट मिल जाएंगे ग्रेड 6 की साइंस टेक्स्ट बुक से रिलेटेड। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा आज का जो सेशन है यहाँ पर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? सो न्यूट्रिएंट्स क्या है? फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ, help repair and protect our body from diseases and maintain various bodily functions are called nutrients. So nutrients हमारे फूड जो हम खाते हैं उसमें पाए जाने वाले ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमको एनर्जी देती है, हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करती है, फिर हमारा जो डैमेज्ड पार्ट होता है या डैमेज टिश्यू या वॉर्न आउट सेल्स उनको रिपेयर करती है, उनको रिप्लेस करती है, हमारे बॉडी को वो प्रोटेक्ट करती है हर तरह की बीमारियों से, और हमारे बॉडी के जो तरह के फंक्शंस हैं उनको भी वो मेंटेन करती है। तो यही है न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड क्वेश्चन कहा गया है राइट डाउन द 5 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। सो हमारे बॉडी के लिए जो 5 बड़े ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लिखना है। तो आंसर में क्या बताया गया है? द 5 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो हमारे बॉडी को जो 5 न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। व्हाट आर एनर्जी गिविंग फूड्स? एनर्जी गिविंग फूड्स हम किन्हें कहते हैं? Carbohydrates and fat-rich foods that provide us energy for performing various activities are called energy-giving food. So, ऐसे food items जिसमें carbohydrates और fats भरपूर मात्रा में पाई जाए, जिनको खाने से हमको एनर्जी मिलती है ताकि हम अपने डेली एक्टिविटीज़ को कर सके, ऐसे ही फूड को हम क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। What are body building foods? Body building foods क्या है? ठीक है, किन्हें कहा जाता है? प्रोटीन रिच फूड्स दैट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो ऐसे फूड आइटम्स जिनमें जो न्यूट्रिएंट जो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है वो क्या है? प्रोटीन, जो कि हमारे ग्रोथ में और हमारे बॉडी के जो डैमेज टिश्यूज़ है उनको रिपेयर करने में हमारी मदद करे, ऐसे फूड को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। What are protective foods? Protective foods क्या है? So vitamins and mineral rich foods that protect our body from diseases and keep us healthy are called protective food. तो ऐसे food items जिनमें दो nutrients कौन कौन? vitamins and minerals भरपूर मात्रा में पाई जाए, जिनको खाने से हमको तरह की बीमारियों से हमारी बॉडी को सुरक्षित रखता है, ऐसा फूड, उसी को हम कहते हैं protective foods. नेक्स्ट क्वेश्चन है you are given 100 grams of कार्बोहाइड्रेट एंड 100 ग्राम ऑफ फैट, मतलब इक्वल अमाउंट में आपको क्या दिया गया है? कार्बोहाइड्रेट और फैट। विच अमंग दीज टू विल गिव यू मोर एनर्जी एंड वाई? सो इन दोनों में से ज़्यादा एनर्जी आपको कौन देगा, उसका कारण भी बताना है। तो इसका आंसर क्या है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। So 100 gram of fat will give me more energy because fats give us more energy than carbohydrates. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम समान मात्रा में फैट्स ले रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो 100 ग्राम बताया था, सपोज आपने 40 ग्राम फैट ली और कार्बोहाइड्रेट ली, तो आपको 40 ग्राम फैट ज़्यादा एनर्जी देगा, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो फैट्स है, अगर हम इक्वल क्वांटिटी में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को ले रहे हैं तो हमको डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है फैट्स से,
ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि हमको फैट रिच फूड आइटम से ज़्यादा एनर्जी मिल रही है तो हमको जो ऑयली फूड आइटम्स ज़्यादा खानी है, नहीं। इससे आप मोटे हो जाएंगे, आप ओबीज हो जाएंगे और उससे तरह तरह की बीमारियां आपको हो सकती है। हमारा जो एनर्जी हमको मिलता है वो ज़्यादातर हमको ये कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। मतलब हमारी बॉडी ही वैसे बनी है कि जितनी भी एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड से ही ले लेता है, क्योंकि फैट रिच फूड आइटम्स हम ज़्यादा खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे और हमको फिर हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, उससे हार्ट की दिक्कतें हो सकती है। तो हमें ज़्यादा ऑयली फूड या फैट रिच फूड आइटम्स ज़्यादा नहीं खाना है, जितना ज़रूरी है उतना ही खाना है। वट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? तो कार्बोहाइड्रेट्स तो एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, बट ये किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं? द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस एंड मेज, फिर वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड फ्रूट्स लाइक बनाना, पाइनएप्पल एंड मैंगो। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो सीरियल्स जैसे कि व्हीट हो, ठीक है, चावल हो, फिर मेज, इनमें रहता है कार्बोहाइड्रेट। फिर वेजिटेबल्स जैसे कि आलू, फिर स्वीट पोटैटो, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट रहता है। बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो जैसे फ्रूट्स में भी रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फैट्स? तो फैट्स किन फूड आइटम्स में पाई जाती है वो पूछा गया है। द सोर्सेज ऑफ फैट्स आर नट्स लाइक ग्राउंड नट्स, वॉलनट्स, कोकोनट्स एंड आमंड्स, सीड्स लाइक पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, घी, बटर एंड वेरियस काइंड्स ऑफ ऑयल। सो फैट रिच फूड आइटम कौन कौन है? जैसे कि नट्स है, ठीक है, फिर सीड्स है, घी, बटर और अलग अलग तरीके के तेल, इनसे हमको फैट मिलता है। तो ये फैट रिच फूड आइटम्स है। बता द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स? तो प्रोटीन्स के सोर्सेस कौन कौन है? द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स आर पल्सेस, बीन्स, पीस, नट्स, मिल्क, पनीर, एग्स, फिशेस एंड मीट। ठीक है, तो प्रोटीन हमको किन किन खाने से मिल जाता है? पल्सेस मतलब दाल से मिलता है, बीन्स होते हैं, मटर से मिलता है, तरह तरह के नट्स से मिलता है, मिल्क से मिलता है, पनीर खाने से मिलता है, फिर अंडा, मछली और मांस खाने से भी हमको प्रोटीन मिलता है। What are the sources of vitamins and minerals? तो vitamins and minerals के sources कौन कौन हैं? The sources of vitamins and minerals are fresh fruits, green leafy vegetables, salt and seafood. तो जो हमको आयोडीन जो मिनरल है वो हमको आयोडाइज सॉल्ट से मिलता है, या फिर ये जो सॉल्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सी फूड जैसे कि आप जैसे प्रॉन, लॉबस्टर, क्रैब, इनको खाने से भी आपको जो सॉल्ट की रिक्वायरमेंट है बॉडी में वो मिल जाती है। यानी कि आयोडीन तो हमको आयोडाइज सॉल्ट से मिल जाता है। और विटामिन्स और मिनरल्स का रिच सोर्स होता है ताज़े ताज़े फल, हरी भरी साग सब्जियाँ। ठीक है। Why do you think a marathon runner drinks glucose water during and after a race? So आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि ऐसा आपने मतलब आपको क्या कारण लगता है कि जो रनर मैराथन रेस में पार्टिसिपेट करता है वो रेस के दौरान और रेस के बाद ग्लूकोज का पानी पीता है, क्यों ऐसा होता है? आंसर में बताया गया है अ मैराथन रनर ड्रिंक्स ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ रेस बिकॉज ग्लूकोज बीइंग अ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी। सो जो मैराथन रेस जो रनर दौड़ रहा है उसको क्या चाहिए? एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि एनर्जी मिलेगी तभी ना वो दौड़ पाएगा। तो जो ग्लूकोज वाटर है इसमें जो ग्लूकोज है वो एक कार्बोहाइड्रेट है, और हम क्या जानते हैं कार्बोहाइड्रेट कैसा न्यूट्रिएंट है? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है। तो वो कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से क्या होता है, उस रनर को इंस्टेंट एनर्जी देता है, इसीलिए वो रेस के दौरान और आफ्टर द रेस क्या करते हैं? ग्लूकोज वाटर पीते हैं। Why do you feel tired and less energetic when you miss a meal? तो यहाँ पर कहा गया है कि आपको थकावट सी या आप में एनर्जी ही नहीं है, ऐसा क्यों फील होता है जब आप किसी एक वक्त का खाना या खाना मिस करते हैं, मतलब खाना स्किप करते हैं, खाते ही नहीं हैं? तो इसका आंसर क्या बताया है? फूड इज लाइक अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। तो हमारा जो खाना है ये हमारे शरीर के लिए एक ईंधन की तरह, एक फ्यूल की तरह काम करता है, विच गिव्स अस एनर्जी टू डू आवर डेली एक्टिविटीज। तो ये फ्यूल हमको एनर्जी देता है ताकि हम अपने दिन के सभी काम कर सके। और अगर हम अपना खाना स्किप करें या मिस करें एंड हेंस वी फील टायर्ड एंड लेस एनर्जेटिक व्हेन वी मिस अ मील, तब हमको क्या होता है? थकावट फील होती है, लेस एनर्जेटिक फील होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि यहाँ पर बुक में ही दिया था, हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। तो ये जो कहावत है, ठीक है, कि हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ, इसको जस्टिफाई करना है, मतलब इसको प्रॉपर एग्जाम्पल देके आपको जस्टिफाई करना है कि हाँ अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो वही हमारे लिए असली वेल्थ की तरह काम करता है। तो देखिए यहाँ पर आंसर में क्या लिखा है, हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ मीन्स दैट गुड हेल्थ इज फंडामेंटल टू अ फुलफिलिंग एंड सक्सेसफुल लाइफ। तो कह रहे हैं कि इस कहावत का मतलब क्या है कि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम
अपने लाइफ में सक्सेसफुल भी होंगे और हम अपने लाइफ से खुश भी होंगे, क्योंकि हम सभी जो लाइफ में जो जो अचीवमेंट्स है, जो जो काम हमको करने हैं, उसको हम ठीक से कर पाएंगे। विदाउट हेल्थ, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, अदर फॉर्म्स ऑफ वेल्थ सच एज फाइनेंशियल एसेट्स, सोशल स्टेटस बिकम लेस मीनिंगफुल। तो अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो हम अपना जो काम है वो नहीं कर पाएंगे। अगर हम जॉब नहीं करेंगे, हम अपना काम नहीं करेंगे, तो हम अर्न नहीं कर पाएंगे। अर्न नहीं कर पाएंगे तो हम पैसों से जो चीज़ें, अपनी जो इच्छाएं होती हैं उनको पूरी करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होगा कि हमारा जो सोशल स्टेटस है वो भी क्या हो जाएगा, लेस मीनिंगफुल बन जाएगा। क्योंकि आप जानते ही हैं ना कि अगर आप सर्टेन एज पे पहुंचने के बाद अर्न नहीं कर रहे हैं तो फिर तो आपको क्या बोलते हैं, आपका सोशल स्टेटस होता ही नहीं है। सोशल स्टेटस किन का है, जो अच्छे से जॉब कर पा रहे हैं, जो वेल एस्टैब्लिश्ड है, हाँ वो सेटल हो चुके हैं। क्योंकि उम्र के अनुसार आपको जो जो चीज़ें अचीव करनी होती है वो कर लेनी चाहिए। तो क्या हो जाता है कि ये सब कुछ लेस मीनिंगफुल हो जाता है। मतलब आपके पास अगर पैसे भी हैं या अगर आपका सोशल स्टेटस अच्छा भी है पर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तब भी क्या हो जाता है, वो ये जो चीज़ें हैं वो किसी काम की नहीं लगती है। गुड हेल्थ इनेबल्स यू टू एंजॉय लाइफ, परस्यू गोल्स एंड वर्क इफेक्टिवली। तो अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप अपने लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं, अपने जो एम्स होते हैं, अपने जो गोल्स होते हैं उसकी ओर आगे बढ़ पाते हैं और काम भी अच्छी तरीके से कर पाते हैं। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इलनेस एंड डिजीज। तो अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपको बीमारियां जो होंगी या डिजीज जो होती है लोगों को, उसकी जो रिस्क है, उसके जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं, लीडिंग टू अ हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो आप, क्योंकि आपको बीमारियां नहीं हो रही है, आपको कोई इलनेस नहीं हो रही है, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी हो जाती है, अच्छी हो जाती है। एंड ग्रेटर ओवरऑल वेलबिंग, और आपको हर तरीके से अच्छा फील होता है। सो आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ सब कुछ अच्छी रहती है। इन एसेंस हेल्थ इज द फाउंडेशन अपॉन विच अदर एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रॉस्परस लाइफ आर बिल्ड। तो हमारा जो स्वास्थ्य है ये एक नींव की तरह काम करता है, जिसके ऊपर बाकी हमारे लाइफ के सब कुछ, सभी एस्पेक्ट्स उस पर डिपेंडेंट है। तो इसीलिए अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वही हमारे लिए अल्टीमेट वेल्थ की तरह प्रूव होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई हैव culinary practices changed over time। तो ये जो कुकिंग के जो तौर तरीके हैं वो आपने देखा ही होगा कि वो समय के अनुसार बदल गए हैं। पुराने ज़माने में जैसे हम चूल्हे में खाना बनाते थे, आजकल हम क्या करते हैं, हमारे पास अवन है, ठीक है, उसमें हम खाना बनाते हैं। पुराने ज़माने में हम मिट्टी का चूल्हा इस्तेमाल करते थे एक्चुअली। फिर पुराने ज़माने में लोहे के बर्तनों में, कॉपर के बर्तनों में खाना बनाया जाता था। आजकल हमारे पास नॉन स्टिक कुकवेयर आ गए हैं, एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स में हम खाना बनाते हैं। फिर पुराने ज़माने में जो सिलबट्टा है उससे हम मसाला पीसते थे, या कोई भी चीज़ का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह फ्रेशली बनाकर फिर खाना पकाते थे। आजकल तो टर्मरिक पाउडर, फिर आपका धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सब कुछ पाउडर फॉर्म में भी मिलता है और पेस्ट के फॉर्म में अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर टमाटो केचप के फॉर्म में मिल जाता है। तो क्या हो रहा है कि ऐसा जो चेंजेस आया है culinary practices, मतलब कुकिंग प्रैक्टिसेस में ये जो चेंज आया है, वो ऐसा क्यों आया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो culinary practices have changed over time due to factors like technological development, improved transportation and better communication। तो ये खाना बनाने की प्रक्रिया में, तौर तरीके में चेंज इसलिए आया है क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे गैजेट्स आ गए हैं जिन्होंने हमारे काम को बहुत ही आसान बना दिया है और हम थोड़े समय में बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल क्यों हुआ है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से। फिर एक चीज़ का इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत अच्छा हो गया है, इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन हो गया है, अच्छा कम्युनिकेशन हो गया है, जिस वजह से culinary practices में चेंजेस आई है। नेक्स्ट था, जो चैप्टर की शुरुआत होती है, थॉट ऑफ द डे दिया गया था। तो यहाँ पे संस्कृत में एक लाइन थी, अन्नेन जातानि जीवंती। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन। तो मीनिंग किताब में ही दी गई थी, चैप्टर में ही दिया था। इट मीन्स फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स। तो हम एक्चुअली खाना खाते क्यों हैं, हम खाना इसलिए नहीं खाते क्योंकि हमको अपना जो टेस्ट बड्स है उसकी जो इच्छा है उसको फुलफिल करना है। एक्चुअली जो खाना है वो हमको प्राण देता है, हमको जीवन देता है। क्योंकि खाना आप बिना खाए रहिए, आपको बेजान फील होगा। तो खाना क्या है, वो हमको लाइफ देता है, लिविंग बींग्स को लाइफ देता है। तो अन्नेन जातनि जीवंती, इसका मतलब क्या है, फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स। Why do we see diversity in the traditional food consumed in various states of our country? तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है इसके बहुत सारे राज्य हैं और हर एक राज्य का कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल फूड है। तो हमारे देश में जो इतने राज्य है तो यहाँ पर डाइवर्सिटी है, ठीक है, बहुत ही भिन्नता
है ट्रेडिशनल फूड में, तो ऐसा क्यों है? तो वी सी डाइवर्सिटी इन द ट्रेडिशनल फूड कंज्यूम्ड इन वेरियस स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री बिकॉज द चॉइस ऑफ फूड वेरीज अकॉर्डिंग टू द कल्टिवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स इन दैट पर्टिकुलर रीजन, टेस्ट प्रेफरेंसेस, कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो इतना जो डाइवर्सिटी है ट्रेडिशनल फूड में, क्यों है ऐसा? क्योंकि ये जो चीज़ है ये किस पर निर्भर करती है कि किस टाइप के फूड क्रॉप्स को हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर रीजन में। वहाँ के लोगों को किस टाइप का टेस्ट प्रेफर करते हैं, मतलब पसंद है, फिर वहाँ की कल्चर क्या है, वहाँ के ट्रेडिशंस क्या है, इन सब पर निर्भर करता है, जिस वजह से ऐसी डाइवर्सिटी इन द ट्रेडिशनल फूड हमको नज़र आते हैं अलग अलग स्टेट्स में, जो कि हमारे देश का ही हिस्सा है। What relation do you find between the traditional food items and the locally grown crops? तो आपने क्या रिलेशन ढूंढा कि जो ट्रेडिशनल फूड आइटम्स ग्रो की जाती है और वहाँ पर ट्रेडिशनल फूड आइटम्स जो प्रिपेयर की जाती है और वहाँ के जो क्रॉप्स जो कि लोकली ग्रो की जाती है, इसके बीच में आपने क्या रिलेशन देखा? तो इसका आंसर क्या दिया गया है? ट्रेडिशनल फूड ऑफ एनी स्टेट इज यूजुअली बेस्ड ऑन द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट स्टेट। तो किसी भी राज्य का जो ट्रेडिशनल फूड है वो किस पर बेस किए हुए है कि वहाँ पे कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री विथ डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेट टाइप्स। तो आपने देखा ही होगा कि हमारा जो देश है ये एक एग्रीकल्चरल क्या है, ये एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, जहाँ पर हर एक राज्य में, या आप थोड़ी दूर दूर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो सॉइल टाइप है वो बदल जाती है, क्लाइमेट बदल जाता है। Various crops are grown in its different regions depending on the soil types and climatic condition। तो जो क्रॉप्स होती है, तो जो क्रॉप्स हम ग्रो कर रहे हैं उसको ग्रो कराते वक्त या उसको जब हम बोएंगे तो हमको ध्यान में क्या रखना है कि उसके लिए किस टाइप की सॉइल की ज़रूरत है, कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन की ज़रूरत है। तो क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य जाने से सॉइल टाइप चेंज हो जाता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, तो उसी अनुसार क्रॉप्स भी अलग अलग हम ग्रो करते हैं और लोकली ग्रोन क्रॉप्स के ऊपर ही निर्भर करता है कि उस राज्य में कौन सा ट्रेडिशनल फूड बनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है हाउ डू पोलर बियर्स सर्वाइव विदाउट ईटिंग ड्यूरिंग हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब क्या है? विंटर स्लीप। तो आपने देखा ही होगा कि जो पोलर बियर्स है वो कैसे जगह पे रहते हैं, वो रहते हैं ठंडी जगह पे, ठीक है, पोलर रीजन में रहते हैं जहाँ पर सब कुछ ही बर्फ से ढका होता है। तो जब वहाँ पर कोल्ड विंटर्स आते हैं तो उस टाइम जो पोलर बियर्स है वो विंटर स्लीप में चले जाते हैं, जहाँ पर वो एकदम इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। तो वो कैसे बिना खाए रह जाते हैं जब वो विंटर स्लीप में होते हैं? सो पोलर बियर्स एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। तो जब सर्दी का मौसम नहीं आया हुआ होता है तो उससे पहले के जो भी सीजन होता है उस वक्त वो बहुत सा खाना खा के क्या करते हैं कि उनके स्किन के नीचे एक फैट की लेयर जमा हो जाती है। तो ये जो फैट की लेयर है यही एनर्जी का सोर्स बन जाता है ड्यूरिंग हाइबरनेशन। तो ये क्या करता है, ये जो फैट इसके स्किन के नीचे जमा हुआ है, इट सपोज देम ड्यूरिंग देयर मंथ्स लॉन्ग विंटर स्लीप इनेबलिंग देम टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग। तो क्या चाहिए हमारे बॉडी को जिंदा रहने के लिए? हाँ, क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? ये जो फैट स्टोर्ड है उसके स्किन के नीचे, वहीं से उसको एनर्जी मिल जाता है, क्योंकि हाइबरनेशन के दौरान वो एक्टिव नहीं रहते, ठीक है। विंटर स्लीप मतलब क्या कि वो इनएक्टिव फॉर्म में चले गए हैं, बट बॉडी के जो मेन लाइफ प्रोसेसेस है जैसे कि रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, वो चलता रहता है बट एट अ स्लोअर रेट। तो इन सभी काम को होने में, क्योंकि ये काम है तो इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है, तो एनर्जी उसको कहाँ से मिलती है? यही जो स्टोर्ड फैट है उनके स्किन के नीचे, वहाँ से उनको एनर्जी मिल जाती है। इसीलिए वो बिना खाए भी हाइबरनेशन के दौरान जिंदा रहते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है इसको मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे दिया है कि एडिबल मशरूम्स आर गुड सोर्सेज ऑफ। सो जो मशरूम्स होते हैं, जो खाने लायक मशरूम्स है, क्योंकि सभी मशरूम्स खाने लायक नहीं होते, बहुत से मशरूम पॉइजनस होते हैं, तो उनको अगर हम खाएंगे तो हमारी जान पर बन सकती है। तो जो खाने लायक मशरूम्स होते हैं वो किस न्यूट्रिएंट के अच्छे सोर्स हैं? तो वो है प्रोटीन के अच्छे सोर्स, गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। Why did the sailors often suffered from bleeding and swollen gums during their long voyages? तो जो नाविक होते हैं उनको ये दिक्कत क्यों आती थी कि उनके मसूड़े से खून का बहना, मसूड़े का सूज जाना, ठीक है, ऐसा क्यों होता था जब वो लंबी यात्रा पर निकलते थे? The sailors often suffered from bleeding and swollen gums during their long voyages because they had deficiency of vitamin C in their body, और we can say diet, ठीक है। तो वो जो खाना खाते थे उस खाने में विटामिन सी की कमी के होने के कारण क्या होता था, उनको एक डेफिशिएंसी डिजीज होती थी जिसका नाम है स्कर्वी। और स्कर्वी के सिम्टम्स, लक्षण क्या है कि उसको ये स्कर्वी हुआ है, वही है ये
मसूड़ों का फूल जाना और उनसे खून निकलते रहना, ठीक है। तो क्योंकि वो समंदर के बीच में लॉन्ग वॉयजेस पे है, तो उनको जो खाना मिलता था उसमें विटामिन सी के कमी के होने के कारण ऐसा हो रहा था। हाउ डिड द सेलर्स रिकवर्ड फ्रॉम दीज सिम्टम्स, तो फिर कुछ कुछ में ये सिम्टम्स क्यों नजर नहीं आते थे या कैसे वो इन सिम्टम्स को दूर करते थे, हाउ दे गेट रिड ऑफ दीज सिम्टम्स, तो यहाँ पे आंसर दिया गया है द सेलर्स रिकवर्ड फ्रॉम दीज सिम्टम्स बाय कंज्यूमिंग लेमन्स एंड ऑरेंजेस विच आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। तो कुछ कुछ जो सेलर्स थे उनको ये सिम्टम्स नहीं होते थे, तो ऐसा देखा गया कि उनको क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो लेमन्स और ऑरेंजेस खाते थे, और लेमन्स एंड ऑरेंजेस बहुत ही अच्छा सोर्स होता है उसमें विटामिन सी का। तो विटामिन सी की कमी के कारण ये चीज़ें हो रही थी, तो अगर सेलर्स को लेमन्स एंड ऑरेंजेस दिए जाते तो तब उनके ये सिम्टम्स दूर हो जाते, और कुछ कुछ सेलर्स को तो होते ही नहीं थे क्योंकि वो लेमन्स एंड ऑरेंजेस खा रहे थे। People of Himalayan region and the northern plains of India are prone to which deficiency disease and why? तो यहाँ पर कहा गया है कि हिमालयन रीजन में या नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में जो लोग रहते हैं उनको कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होती है और क्यों होती है। तो जो पीपल ऑफ हिमालयन रीजन है और जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं उनको एक डेफिशिएंसी डिजीज होती है जिसका नाम है गॉइटर, ठीक है। सो पीपल ऑफ हिमालयन रीजन एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर प्रोन टू गॉइटर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन अ मिनरल इन द सॉइल। सो उनको ये डेफिशिएंसी डिजीज होती है जिसका नाम है गॉइटर, और वो क्यों होता है, क्योंकि उनके जो सॉइल है, ठीक है, उनके वहाँ पे जो सॉइल पाई जाती है उसमें आयोडीन की कमी है। आयोडीन एक मिनरल है, ठीक है, resulting in a lack of iodine in the local food and water supply। तो क्योंकि सॉइल में ही आयोडीन की कमी है, ठीक है, तो उसके चलते क्या होता है, इसी सॉइल की न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करके वहाँ पे क्रॉप्स एंड जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ग्रो करते हैं तो उसमें भी आयोडीन की कमी हो जाती है, वाटर सप्लाई में भी आयोडीन की कमी हो जाती है, जिसके चलते वहाँ के लोगों को आयोडीन जो मिलना चाहिए, क्योंकि बॉडी के लिए वो बहुत ज़रूरी है, थायराइड ग्लैंड हमारे जो गले में होता है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयोडीन मिनरल की ज़रूरत है, बट उनको आयोडीन मिल नहीं रहा, तो क्या होता है, उनके गले में जो थायराइड ग्लैंड है वो फूल जाता है, और फूल जाने से ही ये वाली जो डेफिशिएंसी डिजीज है जिसका नाम है गॉइटर वो होता है। इसको शायद हिंदी में गलगंड भी कहते हैं, ठीक है। तो रीज़न भी पता चल गया और कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज इनको होती है वो भी पता चल गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे दिया गया है कि डैश इज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ अ ट्राइबल कम्युनिटी नेम्ड अगारियास। अगारियास बोल के एक ट्राइबल कम्युनिटी है, उनका काम क्या है, ट्रेडिशनल क्या काम है उनका, तो उनका काम है सॉल्ट फार्मिंग, ये आपको याद रखना है। What are deficiency diseases? Deficiency diseases क्या होते हैं? The diseases that are caused due to lack of one or more nutrients in our diet for a long time are called as deficiency diseases। तो हमने पांचों न्यूट्रिएंट्स पढ़े ना जो हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ऐसी बीमारियां जो कि एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी के होने के कारण हमारे खान पान में होती है, और ये जो बीमारी है थोड़े लंबे, मतलब ये बीमारी क्यों होती है, क्योंकि लंबे समय तक हमारे खाने में उन न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो ऐसी बीमारियों को हम डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको मैंने मैच द फॉलोइंग के तौर पे दिया है, तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि कॉलम 1 में सभी डेफिशिएंसी डिजीजेस के नाम लिखे हुए हैं और किसकी कमी के कारण ये हो रहे हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, तो हम इसको मैच करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आप बता पाएंगे कि बेरी बेरी क्यों होता है, किसकी कमी के कारण होता है, तो वो होता है विटामिन B1 की कमी के कारण। गॉइटर किसकी कमी के कारण होता है, गॉइटर होता है आयोडीन की कमी के कारण। एनीमिया कब होता है, जब हमारे खाने में या हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में आयरन की कमी होती है। नाइट ब्लाइंडनेस कब होता है, ये होता है विटामिन A की कमी के कारण। स्कर्वी विटामिन C के कमी के कारण। रिकेट्स होता है विटामिन D के कमी के कारण। और बोन एंड टूथ डीके मतलब दांत और जो हड्डियों का जो हालत है वो धीरे धीरे खराब होना, ये होता है कैल्शियम की कमी के कारण, क्योंकि कैल्शियम जो मिनरल है वो हमारे बोन हेल्थ एंड टीथ हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए इसको मैंने इस तरीके से लिखा है कि A6B4, तो मैंने ऑलरेडी मैच करवा दिया है, तो आंसर पे अगर हम ना भी देखें तो हमको समझ में आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक बार देखिए कि आप भी इसे सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा है नेम अ विटामिन विच कैन बी नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी अपॉन एक्सपोजर टू सनलाइट। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि अगर हम धूप में खड़े रहते हैं तो कौन सा विटामिन हमारी बॉडी में प्राकृतिक तौर पे
बनने लगती है, नेचुरली प्रोड्यूस होती है, तो वो है विटामिन डी। इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा बहुत धूप के कांटेक्ट में आना ज़रूरी है। आजकल तो हम घर पर ही बैठे रहते हैं, जब से हमारे पास स्मार्टफोन आया है, बच्चे खेलने के लिए भी बाहर नहीं जाते हैं, तो फिर उनमें क्या होगा, विटामिन डी की कमी होगी और इसका प्रभाव बोन हेल्थ पे पड़ेगा। न्यूट्रिएंट्स लाइक सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, तो जो सॉल्ट है उसमें मतलब जो जो न्यूट्रिएंट्स है, ये तो बहुत ज़रूरी है। तो सॉल्ट जो न्यूट्रिएंट है ये हमको कहाँ से मिलता है, तो ये हमको सी वाटर से मिलता है, क्योंकि आपने देखा ही है कि समंदर का पानी नमकीन होता है, और रॉक से भी मिलते हैं। तो ये दो सोर्सेस हैं इसके, सॉल्ट के। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है व्हाट आर रफेजेस, व्हाट आर इट्स सोर्सेस। तो रफेजेस क्या है और इसके सोर्सेस कौन कौन है। सो रफेजेस आर डाइटरी फाइबर्स विच हैव नो न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो रफेजेस क्या है, ये एक नाम दिया गया है किनको, डाइटरी फाइबर्स को, और इनकी कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, मतलब ये कोई भी न्यूट्रिएंट्स हमको नहीं देते, मतलब इनको खाने से हमको कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने वाला, बट ये बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है उस पर हम थोड़ी देर बाद आएंगे। तो रफेजेस कहाँ से मिलती है हमको, फ्रूट्स से, वेजिटेबल्स से, ठीक है, यानी कि फ्रेश फ्रूट्स, फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आप कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ले ले, होल ग्रेन्स ले ले, दाल, फिर नट्स, इन सब से हमको क्या मिलता है, डाइटरी फाइबर्स, या फिर हम कह सकते हैं रफेज, इनसे हमको मिलता है। हाउ डाइटरी फाइबर्स आर बेनिफिशियल फॉर अस। तो डाइटरी फाइबर्स की कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, उनसे हमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा, तो फिर ये हमारे लिए इतने ज़रूरी क्यों है, इतने लाभदायक क्यों है। तो देखिए, डाइटरी फाइबर्स हेल्प आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो देखिए, हम जब खाना खाते हैं तो खाना जब पच जाता है तो कुछ अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, ठीक है। सो इसी अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी से निकाल फेंकने में ये डाइटरी फाइबर्स बड़ा हेल्प करते हैं। एंड इट ऑल्सो इंश्योर स्मूथ पासेज ऑफ स्टूल। सो हमारा जो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो नेक्स्ट डे इन द फॉर्म ऑफ पूप हमारी बॉडी से निकलता है, तो उसका जो पासेज है वो स्मूथ हो, उसको भी ये इंश्योर करता है, मतलब उसको भी ये देखता है। तो इसीलिए जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है, कॉन्स्टिपेशन मतलब पेट ठीक से साफ ना होना, तो उनको कहा जाता है कि ज़्यादा ज़्यादा आप साग सब्जी खाइए, फ्रूट्स खाइए, क्योंकि दीज आर रिच सोर्सेज ऑफ डाइटरी फाइबर्स, और वी कैन से रफेजेस। तो इनको खाने से क्या होगा, हमारे बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो, उससे हमको छुटकारा मिल जाएगा, और उसका पासेज जो है हमारे बॉडी से निकलने की जो प्रक्रिया है वो भी स्मूथ हो जाती है। वाई वाटर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो डाइटरी फाइबर्स है, जिनको हम रफेजेस भी कहते हैं, और पानी, इन दोनों का ही कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, बट दोनों ही हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो पानी क्यों ज़रूरी है, यहाँ पर आपको वो नहीं लिखना है कि पानी की मदद से हम कपड़ा धोते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। पानी हमारे बॉडी के लिए क्यों एसेंशियल है, यहाँ पर आपको वो लिखना है। सो वाटर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट बिकॉज इट हेल्प्स द बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। तो जब खाना हम खाते हैं और खाना जब पच जाता है तो हमको न्यूट्रिएंट्स मिलता है फूड आइटम से, तो इन न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी अच्छे से सोक कर ले, अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले, उसमें ये पानी मदद करता है। सो इट हेल्प्स द बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। दूसरा क्या है, इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन। तो ये पसीना और पेशाब के फॉर्म में हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको निकाल फेंकता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, मेदूज ग्रैंडमा कंप्लेन्स अबाउट कॉन्स्टिपेशन, डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल, व्हाट शुड शी इंक्लूड इन हर डाइट टू गेट रिड ऑफ हर प्रॉब्लम। तो कहा है कि मेदू की जो ग्रैंडमा है उनका पेट ठीक से साफ नहीं होता है, तो उन्हें अपने खाने में क्या इंक्लूड करना चाहिए ताकि उनको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिले। तो कॉन्स्टिपेशन कब होता है, जब हमारा जो डाइट है उसमें डाइटरी फाइबर्स या रफेजेस की कमी हो। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मतलब उनकी दादी माँ को क्या करना पड़ेगा, शी मस्ट इंक्लूड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, fresh fruits, whole grains, pulses and nuts in her diet as these are high in fiber. High in fiber मतलब यहाँ पर हम किसको मीन कर रहे हैं, डाइटरी फाइबर। तो अगर हम हरे भरे साग सब्जी, फ्रेश फल, ठीक है, होल ग्रेन्स, दाल, नट्स, इनको कहे कि उनकी दादी माँ इनको इंक्लूड करे अपने खाने में, अपने डाइट में, तो फिर उनको अपने प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि ये जो सभी फूड आइटम्स मैंने आपको यहाँ पर बताए, इसमें क्या है, डाइटरी फाइबर्स भरपूर मात्रा में है, और डाइटरी फाइबर्स ही तो क्या करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड से हमको छुटकारा देते हैं। व्हाट इज अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या चीज़ है, नाम से ही आपको पता चल जा रहा होगा। तो देख लीजिए, अ डाइट दैट हैज ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स
roughage and water in the right amount for proper growth and development of the body is known as balanced diet. So ऐसा diet जहाँ पर सभी nutrients, dietary fibers और water सही मात्रा में मिले ताकि किसी भी इंसान का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, ठीक है, उसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, बैलेंस डाइट उम्र के अनुसार और इंसान क्या काम कर रहा है उस अनुसार निर्धारित की जाती है, और किसी भी दो इंसान की बैलेंस डाइट सेम नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एक छोटे बच्चे के लिए बैलेंस डाइट अलग होगा, एक बूढ़े इंसान के लिए अलग होगा। What are junk foods? Give few examples. तो देखिए जंक फूड्स तो आपको पता ही है और उसके एग्जाम्पल्स आपको देने हैं, बट जंक फूड्स हम किसे कहते हैं? Foods that have high calories due to high sugar and fat content are called junk foods. बोल रहे हैं कि ऐसा खाना जिसमें ज़्यादा कैलोरीज हो। क्यों ज़्यादा कैलोरीज है? क्योंकि उसमें शुगर का कंटेंट और फैट का अमाउंट, शुगर का अमाउंट और फैट का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है, तो ऐसे फूड आइटम्स को हम जंक फूड्स कहते हैं। दे कंटेन वेरी लो अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स एंड डाइटरी फाइबर्स, मतलब बाकी न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम मात्रा में होती है इन फूड आइटम्स में, इसीलिए इनको जंक फूड कहा जाता है। कुछ एग्जांपल्स क्या है? पोटैटो वेफर्स, कैंडी बार्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर सम जंक फूड। जैसे कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मतलब क्या? वो जो आप खाते हैं ना, कलरफुल ड्रिंक्स जिससे बुदबुदी निकलती है, ठीक है, मैं नाम नहीं मेंशन कर रही। सो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी क्या है? जंक फूड है, क्योंकि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में टू मच शुगर ऐड की जाती है। वाई जंक फूड्स आर अनहेल्दी? तो देखिए जंक फूड तो आपको पता चला कि इनमें हाई कैलोरी होती है, ठीक है। क्यों होती है? ड्यू टू हाई कंटेंट ऑफ शुगर एंड फैट्स इन इट, और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लो अमाउंट में पाई जाती है। तो मतलब क्या, जंक फूड हमारे लिए हेल्दी नहीं है, वो अनहेल्दी है। So junk foods are unhealthy as they contain high levels of sugar and fats but little protein, minerals, vitamins and dietary fiber. इसीलिए ये unhealthy है क्योंकि इनमें शुगर और फैट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम अमाउंट में पाई जाती है। Which agency regulates food quality in India? So इंडिया में जो फूड प्रिपेयर होता है, पैकेज होता है, तो उसकी क्वालिटी को कौन रेगुलेट करता है, कौन चेक करता है कि ठीक ठाक खाना पैकेज होके कंज्यूमर्स तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? तो उसके लिए एक गवर्नमेंट एजेंसी है जिसका नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म है FSSAI। यही जो गवर्नमेंट एजेंसी है यही फूड क्वालिटी इन इंडिया को रेगुलेट करती है, ठीक है। What are millets? Give few example. Millets क्या है? So millets are small sized grains which are highly nutritious and can be easily cultivated in different climatic conditions. They are also known as nutri cereals. So millets क्या है? छोटे छोटे साइज के ग्रेन्स है जो कि भरपूर मात्रा में इनमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद होती है, हाईली न्यूट्रिशियस है, और इनको अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में इजीली ग्रो किया जा सकता है, कल्टीवेट किया जा सकता है, जिसके चलते इनका नाम क्या पड़ा है? क्योंकि ये हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं, न्यूट्री सीरियल्स कहा जाता है इनको। एग्जाम्पल्स क्या है? ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, ये सभी मिलेट्स के एग्जाम्पल है। What are the benefits of having millets in our diet? So millets को अपने डाइट में इंक्लूड करने से क्या क्या बेनिफिट्स हमको मिलने वाला है? Millets are good sources of vitamins, minerals like iron and calcium, dietary fibers as well. So millets में ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है, और इसमें भरपूर मात्रा में आयरन और कैल्शियम मौजूद होता है जो कि वन टाइप ऑफ मिनरल है, और इसमें डाइटरी फाइबर्स भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। They contribute significantly to a balanced diet required for the normal functioning of our body. So ये लगभग एक बैलेंस डाइट की तरह ही हमारा जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए ज़रूरी है बैलेंस डाइट, ये सिग्निफिकेंटली उसमें कंट्रीब्यूट करता है। बट हम सिर्फ मिलेट्स के ऊपर निर्भर करके नहीं रह सकते कि दिन रात फिर सुबह हर टाइम हम मिलेट्स ही खा रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें बाकी चीज़ों की कमी है, जैसे कि फैट नहीं है, प्रोटीन नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मिलेट्स के साथ बाकी फूड आइटम्स भी हमको लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बताया गया है कि इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू अ बैलेंस डाइट, मतलब सिर्फ मिलेट्स खाने से ही तीनों टाइम हमारा चल जाएगा, नहीं। डिफाइन फूड माइल्स। फूड माइल्स का मतलब क्या है? द एंटायर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बैग ऑफ व्हीट और एनी अदर फूड आइटम फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर इज नोन एज इट्स फूड माइल। फूड माइल का मतलब क्या है कि कोई भी फूड आइटम है, ठीक है, तो उसका पैकेट या उसका बैग उसने कितनी दूरी तय की, मतलब जहाँ पे वो प्रोड्यूस हुई और जहाँ पर लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुँचने में अ बैग ऑफ और अ पैकेट ऑफ फूड आइटम ने कितना दूरी तय किया है, उसी को हम फूड माइल्स कहते हैं।
वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू रिड्यूस फूड माइल्स? तो फूड माइल्स मतलब इस दूरी को कम करना क्यों ज़रूरी है? Reducing food miles is important because it helps to cut down the cost and pollution during its transport, supports local farmers and keeps our food fresher and healthier. तो देखिए, अगर हम ये जो दूरी है, मतलब जहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है ये चीज़ और जहाँ पर इसके कंज्यूमर है, इस दूरी को अगर हम घटा दें, तो दूरी को घटाने से क्या होगा कि जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्ट का वो कम हो जाएगा। फिर जो पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि ये तो किसी व्हीकल्स में ही इनका ट्रांसपोर्ट होगा, तो पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। अच्छा, और फूड माइल्स को कम करना मतलब क्या कि लोकली ग्रोन क्रॉप्स का इस्तेमाल करना, मतलब उनको कंज्यूम करना। तो इससे क्या होगा कि जो लोकल फार्मर्स है उनको सपोर्ट मिलेगा। और क्या होगा कि अगर दूरी कम होगी तो जो खाना हमको मिल रहा है वो हमको फ्रेश मिलेगा और हेल्दी होगा वो ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा दूर से आई हुई फूड आइटम्स क्या होती है, बहुत पहले उनको पैकेज किया जाता है और कंज्यूमर तक आते आते अगर वो 1 महीना 2 महीना बीत जाए तो वो उतना फ्रेश और हेल्दी नहीं रहता है। इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिड्यूस फूड माइल्स। ठीक है, हाउ वुड ईटिंग लोकल फूड हेल्प रिड्यूस फूड माइल? तो कह रहे हैं कि अगर हम लोकली ग्रोन जो फूड है या जो क्रॉप्स है उनको अगर खाएं तो ये किस तरीके से फूड माइल्स को कम कर सकती है, मतलब ये जो दूरी है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक का, इसको कैसे रिड्यूस कर सकता है? तो यहाँ पर क्या बताया है, इफ़ वी ईट लोकल फूड, अगर हम लोकल खाना खाते हैं, लोकली ग्रोन फूड क्रॉप्स को खाते हैं, सो देन द फूड दैट इज ग्रोन लोकली बाय द फार्मर्स विल हैव टू ट्रैवल लेस डिस्टेंस टू रीच इज कंज्यूमर्स एंड इन दिस वे इट विल रिड्यूस फूड माइल्स। तो देखिए, सपोज मैं यहाँ पर रहती हूँ वेस्ट बंगाल में, ठीक है, तो अगर मैं वेस्ट बंगाल में ग्रो करने वाले क्रॉप्स को ही खाऊं, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मैं वहाँ के लोकल क्रॉप्स को खा रही हूँ, लोकल फूड को खा रही हूँ, तो क्या होगा, वेस्ट बंगाल के किसी शहर से मेरे शहर तक फूड को आने में कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो दूरी कितनी है? कम हो जा रही है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक की जो डिस्टेंस है, जिसको हम फूड माइल्स कह रहे हैं, उसको हम कम कर पा रहे हैं। तो हमको क्या करना है कि लोकल फूड को ही खाना चाहिए, क्योंकि इससे फूड माइल्स घट जाती है और इससे क्या होता है, लोकल फार्मर्स को सपोर्ट मिलता है, हमको फ्रेश एंड हेल्दियर फूड आइटम्स मिलते हैं और जो कॉस्ट होता है ट्रांसपोर्ट का और जो पोल्यूशन होता है ये भी घट जाता है। हाउ डज फूड रीच फ्रॉम अ फार्म टू आवर प्लेट? मतलब कोई भी जो हमने फूड आइटम अपने प्लेट में लिया है जिसे हम खाने वाले हैं, तो ये जो खाना ये फार्म से हमारे प्लेट तक कैसे पहुंचता है? एक्सप्लेन बाय टेकिंग वीट एज एन एग्जाम्पल। तो इसको एक्सप्लेन करना है वीट का एग्जाम्पल लेके, क्योंकि बुक में जो डायग्राम दिया गया था वो वीट का ही था। द फूड रीचेस फ्रॉम अ फार्म टू आवर प्लेट इन द फॉलोइंग वेज। तो खाना फार्म से हमारे प्लेट तक इस तरीके से पहुंचता है। तो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉप्स ऑफ वीट आर ग्रोन बाय द फार्मर्स इन देयर फील्ड। तो जो फार्मर्स होते हैं वो अपने फील्ड में वीट के जो क्रॉप्स है उसको ग्रो करते हैं। वंस द क्रॉप्स मेच्योर दे आर हार्वेस्टेड। जैसे ही फसल पक जाती है तो उनको काटा जाता है। हार्वेस्टेड क्रॉप्स आर अलाउड टू ड्राई फॉर फ्यू डेज इन सनलाइट। तो देखिए, अगर मॉइस्चर रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, ग्रेन्स या जो क्रॉप्स है वो खराब हो सकते हैं। तो जब क्रॉप्स को काटा जाता है, जब वो पक जाते हैं, तो उनको कुछ दिन धूप में सुखाया जाता है। बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम हस्क। सो विनोइंग एक ऐसा प्रोसेस है, सेपरेशन मेथड है, जहाँ पर हम विंड की मदद से जो दाने होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, उनसे उनके छिलके को अलग करते हैं, क्योंकि दोनों का जो वजन है वो अलग होता है। ठीक है, और थ्रेशिंग एक ऐसा सेपरेशन मेथड है जहाँ पर हम ग्रेन्स को उसके शाफ्ट से अलग करते हैं। तो ये उसका शाफ्ट है, ठीक है, और ये छोटे छोटे ग्रेन्स है। तो इनको क्या करता है, बंडल में बांध के, बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे, तो इसको बंडल में बांध के एक स्टोन स्लैब के ऊपर पीटा जाता है जोर जोर से। पीटने से क्या होता है कि जो दाने हैं, जो ग्रेन्स है वो अलग हो जाते हैं और जो शाफ्ट है वो अलग हो जाता है। तो ये शाफ्ट चला जाता है ये गाय भैंस इनको खाना खिलाने के काम में, और जो ग्रेन्स है इनको पैक करके या इनको क्या बोलते हैं, पिस करके पैकेट करके कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। तो विनोइंग और थ्रेशिंग की मदद से हम ग्रेन्स को उसके छिलके से एज वेल एज ग्रेन को शाफ्ट से अलग कर लेते हैं। अब हमको ग्रेन्स मिल गए तो ग्रेन्स को आप प्रॉपर्ली स्टोर करना पड़ेगा। तो अगर ग्रेन्स कम मात्रा में आपको मिली है तो आप उसको जूट बैग्स में स्टोर करके रखते हैं, और अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन हुआ है तो तब आप उसको मेटालिक बड़े बड़े बिन्स होते हैं जिनको हम साइलोज या ग्रैनरीज कहते हैं, उनमें स्टोर करके रखते हैं। These grains are grinded and then packaged properly. अब हमको ग्रेन्स तो मिल गए, इनको अच्छे से मशीन की मदद से पीसा जाता है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और फिर इनको पैकेट में पैकेज करा जाता है। यही पैकेज्ड आइटम्स
फिर रिटेल शॉप्स तक पहुंचती है थ्रू व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट के जितने भी मोड्स हैं उसके थ्रू ये शॉप्स में आते हैं। कंज्यूमर्स क्या करते हैं, कंज्यूमर्स यहीं से क्या करेंगे, आप पैकेट में क्या रहेगा, गेहूं का आटा ही रहेगा, राइट। सो गेहूं का आटा वो खरीदते हैं, खरीदने के बाद वो क्या करते हैं, उसका रोटी यानी कि चपाती बनाते हैं, और यही चपाती फिर हमको गरम गरम प्लेट में सर्व की जाती है। तो इसी तरीके से फार्म से जो हमारा फूड है प्लेट तक पहुंचता है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 तक आ चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, मतलब आपको एक एक्सपेरिमेंट को लिखना है सो दैट यू कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ सैंपल, मतलब किसी सैंपल में स्टार्च मौजूद है कि नहीं उसको टेस्ट करने के लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट लिखना है। किसी सैंपल में फैट्स है कि नहीं उसको टेस्ट करने के लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट लिखना है, और किसी सैंपल में प्रोटीन मौजूद है कि नहीं उसको आपको डिटेक्ट करने के लिए उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट लिखना है। तो मैंने तीनों का ही शॉर्ट में एक्सपेरिमेंट लिखा है, और फिर क्या इन्फरेंस है, क्या कंक्लूजन है उसको रेडिंग से लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहला था टेस्ट फॉर स्टार्च, मतलब किसी भी फूड सैंपल में या किसी भी सैंपल में, फूड हो ऐसा नहीं, किसी भी सैंपल में स्टार्च है कि नहीं, स्टार्च की प्रेजेंस है कि नहीं उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए हमको इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को करना है। द सैम्पल वॉज टेकन इन अ पेट्री डिश और अ टेस्ट ट्यूब, तो हम सैंपल को एक फ्लैट पेट्री डिश में भी ले सकते हैं या फिर टेस्ट ट्यूब में ले सकते हैं। वाटर इज एडेड टू द सैंपल, और सैंपल में हम पानी मिलाएंगे, पानी ऐड करेंगे टू मेक अ पेस्ट और अ सोल्यूशन ऑफ इट। तो या तो आप पानी मिलाकर उसका पेस्ट बना सकते हैं या फिर उसका सोल्यूशन बना सकते हैं। 2 to 3 drops of diluted iodine solution was added to the sample। तो अभी ये जो टेस्ट ट्यूब में हमारे पास पेस्ट या सोल्यूशन के फॉर्म में सैंपल है, उसी में हमने 2 से 3 ड्रॉप डाइल्यूटेड आयोडीन सोल्यूशन की ऐड की। अब उसको आप प्रॉपर्ली शेक करके मिक्स कर ले। द सैंपल इज केप्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर ऑब्जर्वेशन, तो सैंपल को कुछ देर के लिए हम अनडिस्टर्ब रखेंगे, मतलब उसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, और उसमें देखेंगे कि क्या कोई कलर चेंज आ रहा है, तो उसको ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ देर तक अनडिस्टर्ब रखेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया है, इफ द सैंपल टर्न्ड ब्लू ब्लैक इन कलर, अगर जो सैंपल का कलर है वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है, इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन इट, तो इससे हम ये कंफर्म हो जाते हैं कि उस सैंपल में स्टार्च मौजूद है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि स्टार्च आयोडीन सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो इस तरीके से किसी सैंपल में स्टार्च है कि नहीं उसका पता तो हमको चल जाएगा। दूसरा है टेस्ट फॉर फैट्स, किस तरीके से किसी सैंपल में फैट्स की मौजूदगी है कि नहीं उसको हम डिटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे। तो स्टेप दिया गया है, द सैंपल वॉज टेकन इन अ पेट्री डिश, तो हम सैंपल को एक फ्लैट पेट्री डिश में लेंगे, एंड देन इट इज रब्ड ऑन द सर्फेस ऑफ अ पेपर, तो हमने ऐसे ही रखा सैंपल को पेट्री डिश में, फिर वहां से उठाकर हम सैंपल को किसी कागज के ऊपर घिसेंगे, ठीक है। या फिर दूसरा आप तरीका अपना सकते हैं, द पेपर इज रैप्ड अराउंड द फूड एंड इज प्रेस्ड, तो आप जो आपको सैंपल दिया गया है या जो फूड दिया गया है, फूड या हम सैंपल लिख लेंगे, जो भी आपको सैंपल दिया गया है या फूड आइटम दिया गया है उसके चारों ओर आप पेपर को अच्छे से रैप कर ले, लपेट ले, और फिर अच्छे से पेपर को उस फूड के साथ या उस सैंपल के साथ प्रेस करें, दबा, ठीक है। इफ द सैंपल कंटेन्स अ लिटिल वाटर, अगर सैंपल में थोड़ा बहुत पानी है तो फिर पेपर को हमको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है। अब हमको क्या ऑब्जर्व करना है उस पेपर में, ऑयली पैच ऑन द पेपर कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन द सैंपल, तो आपको पेपर में देखना है कि क्या कोई तेल का पैच जैसा, ऑयली पैच जैसा आपको दिख रहा है, जिससे रोशनी थोड़ी बहुत आर पार दिख रही है, मतलब थोड़ा सा हेजी आपको दिख रहा है आपके पीछे जो भी है, तो यहाँ पर ऑयली पैच कहते हैं। अगर ऑयली पैच हुआ तो आप आराम से क्या बता सकते हैं कि इसमें जो सैंपल आपको मिला है उसमें फैट्स मौजूद है। ये आप आराम से नॉर्मली आप एक काम कीजिएगा कि जो चिप्स होते हैं पोटैटो के, उसके कुछ पीसेस लीजिए और फिर उस पीस को एक पेपर में रैप करके अच्छे से पेपर को प्रेस कीजिए, और जैसे ही आप फिर वो जो चिप्स है उसको हटाएंगे तो आपको पेपर में एक ऑयली पैच नजर आएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो चिप्स है उसमें फैट्स मौजूद है। यूं ही आप चिप्स को अगर पकड़ेंगे तो आपके हाथों में भी जो ऑयली ऑयली फील आएगी, मतलब क्या उसमें फैट्स है। तो इस तरीके से हम किसी भी सैंपल में फैट्स है कि नहीं है उसका डिटेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, जो थर्ड था, टेस्ट फॉर प्रोटीन, जो आपको सैंपल दिया गया है उसमें प्रोटीन मौजूद है कि नहीं है उसको टेस्ट करने के लिए क्या क्या हमको स्टेप्स फॉलो करना है। तो द सैंपल वॉज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब आफ्टर मेकिंग अ पेस्ट और पाउडर ऑफ इट, तो जो सैंपल हमको मिला था उसको हम टेस्ट ट्यूब में लेंगे, कब, या तो हम पहले उसका पेस्ट बना लेंगे या फिर उसका पाउडर बना लेंगे, उसके बाद हम टेस्ट ट्यूब में लेंगे।
2 to 3 ml ऑफ वाटर वॉज एडेड इन द टेस्ट ट्यूब। तो आप 5 ml तक पानी उस टेस्ट ट्यूब में ऐड कर दे जहाँ पर सैंपल आपने लिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट और पाउडर। 2 drops ऑफ कॉपर सल्फेट वॉज एडेड टू द टेस्ट ट्यूब। अब उसी टेस्ट ट्यूब में आपने 2 drops ऑफ कॉपर सल्फेट को ऐड किया, तो आप उसको प्रॉपरली शेक करके मिक्स कर लीजिए। ठीक है, थर्ड स्टेप तक आने के बाद आप उसको प्रॉपरली शेक करके मिक्स कर लीजिए। 10 drops ऑफ कॉस्टिक सोडा वॉज एडेड टू द टेस्ट ट्यूब। और उसके बाद आपने उसी मिक्सचर में 10 drops ऑफ कॉस्टिक सोडा उसको ऐड किया। द मिक्सचर वॉज शेकन वेल एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो इसी मिक्सचर को दोबारा से आप शेक करके अच्छे से जो भी आपने डाला है उसको मिक्स कर लीजिए और कुछ मिनट्स के लिए उसको अनडिस्टर्ब रखें। देखिए कि क्या उसमें कोई कलर चेंज आ रहा है या कुछ कलर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वायलेट कलर कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द सैंपल। तो जो वायलेट कलर में अगर रंग का परिवर्तन होता है, कलर अगर वायलेट कलर में बदल जाती है, जो भी सैंपल का कलर था वो अगर वायलेट कलर में बदल जाती है, तो ये क्या कंफर्म करता है कि उस सैंपल में प्रोटीन की मौजूदगी है, यानी कि प्रोटीन वहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 42 है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिटेक्शन ऑफ स्टार्च इन अ सैंपल, फैट्स इन अ सैंपल और प्रोटीन्स इन अ सैंपल, इनमें से एक ना एक तो क्वेश्चन आता ही है। तो इसको आप अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन है सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इस चैप्टर से जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो सकते थे चुन चुन के निकाले हैं आप लोगों के लिए ही। तो अगर आपको आज का सेशन मेरा पसंद आया है तो इस सेशन को ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे लर्नर्स तक मेरी ये वीडियो पहुँचे। और अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हो और आप मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल सनीताज अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए, ताकि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस आती रहेंगी उसकी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अगर आप क्लास 6 के कोई लर्नर नहीं हैं, आप कोई बड़े इस वीडियो को देख रहे हैं और आप टीचर बनना चाहते हैं और आप सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे आपको सीटेट की प्रिपरेशन से रिलेटेड भी बहुत से वीडियोस मिल जाएंगी। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और सीटेट के कंटेंट्स मैं सितंबर के 2 तारीख से डालना स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो आपको सीटेट के भी कंटेंट्स साथ साथ मिलते रहेंगे। सो मैं 2 तरीके के कंटेंट अभी डालूंगी। एक तो है जो क्यूरियोसिटी साइंस की टेक्स्ट बुक है उसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी। और दूसरे तरह मैं क्या करूँगी, जो सीटेट की प्रिपरेशन है वो भी करवाती रहूँगी, साइंस और मैथ्स की। तो मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े आप। इससे आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिलेगा ही, कुछ ना कुछ हो आप सीख के कुछ जाने वाले हैं। सो ऐसे ही सेशन के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।